वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। भौतिक विज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हमने प्रकाश का व्यतिकरण के बारे में अध्ययन किया था। व्यतिकरण दो प्रकार का था, समकोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण। इसका अध्ययन हम कर चुके थे। आज का हमारा टॉपिक है व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। तो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो ले रहे हैं व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। इसमें ले लिया हमने, माना कि दो तरंगे हैं जिनके आयाम लगभग समान, स्मॉल a1 व a2 माने जा सकते हैं और जिनके विस्थापन y1 y2 हो तो माना कि दो तरंगे जिनके आयाम लगभग समान स्मॉल a1 व स्मॉल a2 हैं तथा इनके विस्थापन तथा इन तरंगों के विस्थापन y1 व y2 हो तो, y1 व y2 हो तो, या है कुछ भी लिख लो, हो तो इनके विस्थापन समीकरण, तो इन तरंगों के विस्थापन समीकरण हो तो इनके विस्थापन समीकरण तो पहली तरंग है, उसका विस्थापन समीकरण क्या आ जाएगा हमारे पास, विस्थापन समीकरण आ जाएंगे हो तो इनके विस्थापन समीकरण जो है वो आ जाएगा y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी। ये पहली तरंग का विस्थापन समीकरण। हम जानते हैं कि ज्यावक्रीय जैसे तरंग ऐसे चलेगी, तरंग इस प्रकार से गमन करती है, तो इसका जो विस्थापन समीकरण होता है 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, y बराबर a sin ओमेगा टी। तो ये हो गया y बराबर a sin ओमेगा टी। तो पहली तरंग है तो y1, तो y1 बराबर a1, क्योंकि पहले तरंग का आयाम a1 है, a1 sin ओमेगा टी। ऐसे ही हम दूसरी तरंग एक कुछ समय पश्चात चलती है तो तथा y2 बराबर a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। कलांतर है वो कुछ कला के बाद चले, जैसे ये 0 पे चलती है, मान लो π/4 समय के बाद चलती है, जैसे मान लो सपोज ये 0 से चली और वो कुछ समय के पश्चात चलती है, कलांतर आ गया तो ये तरंग चलेगी तो किस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से। तो ये इसके बारे में, तो पहली तरंग ये कला ओमेगा टी है, दूसरे की जो कलांतर है, कला में जो अंतर है वो 5 का है, मतलब 5 के बाद चलती है तो क्या आ गया ओमेगा टी प्लस 5। तो ये पहली तरंग का विस्थापन समीकरण, दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण। हम जानते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, तो हम जानते हैं y बराबर y1 प्लस y2। तो क्या लिखेंगे हम, अध्यारोपण के सिद्धांत से, अध्यारोपण के सिद्धांत से पहली तरंग जो थी हमारे पास y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी, दूसरी जो तरंग है उसका विस्थापन y2 था, तो ये तरंग का विस्थापन समीकरण भी आ गया a2 sin ओमेगा टी। हम विस्थापन जानते हैं अध्यारोपण के सिद्धांत से, तो अध्यारोपण का सिद्धांत हो जाएगा y बराबर
y1 प्लस y2, दो तरंगे, दोनों तरंगों का जो विस्थापन है वो ऐड हो गया, y बराबर y1 प्लस y2, तीन तरंग होती तो y3 आ जाता है, चार तरंग होती 4 आ जाता है, ऐसे ही n तक, जो हमने अध्यारोपण के सिद्धांत में पढ़ा था। तो यहाँ केवल दो तरंगे थी, तो ये आ गया हमारे पास y बराबर y1 की जगह रख दिया मैंने a1 साइन ओमेगा टी, और प्लस प्लस की जगह प्लस a2 की y2 की जगह रख दिया हमने a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब यहां पर हम देखते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो यहां लग जाएगा फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, किसका लग जाएगा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। तो ये a1 साइन ओमेगा टी ऐसा कैसे रहेगा, प्लस की जगह प्लस, a2 हमने अलग कर लिया, और यहां पर लगा दिया हमने फॉर्मूला इसके अंदर साइन ए प्लस बी का, किसका लगा दिया, साइन ए प्लस बी, मतलब ओमेगा टी को a मान ले और 5 को हम क्या मान लेते हैं b। तो क्या फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो साइन ए, तो यहां आ जाएगा साइन ओमेगा टी, कोस बी मतलब कोस 5 प्लस कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी और साइन 5, ये लगा दिया हमने साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला। चाहो तो यहाँ सूत्र लिख सकते हो तुम, सूत्र लिख देता हूं मैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इस फॉर्मूले से हमने इसको खोल दिया, मतलब ओमेगा टी को ए माना है, 5 को क्या माना है, बी। तो साइन ए प्लस बी के फॉर्मूले से साइन ए प्लस साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस cos ओमेगा टी साइन 5, इस फॉर्मूले से इसको खोल दिया। अब हम a2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी cos 5 प्लस a2 cos ओमेगा टी साइन 5। अब इनमें से a1 साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी इसमें भी है, साइन ओमेगा टी इसके अंदर भी है, तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेते हैं। तो y बराबर आ गया मेरे पास ये साइन ओमेगा टी कॉमन ले लिया, तो पहले वाले दोनों पदों में से, तो यहां बचा a1 ओमेगा टी कॉमन ले लिया, यहाँ क्या आएगा चिन्ह प्लस का, ये प्लस साइन ओमेगा टी निकलते हैं, क्या बचा a2 cos 5 प्लस, इसको भी हम साइन ए प्लस मान, तो साइन ए cos b, तो cos ए, तो cos ओमेगा टी पहले लिखेंगे, मतलब ओमेगा टी वाला पद बाहर रखेंगे, बाकी पदों को कोष्टक में रखेंगे, और यहाँ पर a2 साइन 5 को हमने कोष्टक में बंद कर दिया। तो देखें, हमने फिर दोबारा देख लेते हैं इसको, गणितीय विश्लेषण में हमने दो तरंगे ले ली जिनके आयाम, हमने दो तरंगे लिए जिनके आयाम लगभग समान स्मॉल a1 व स्मॉल a2 हैं, जिनके विस्थापन समीकरण y1 व y2 हैं। तो सबसे पहले हम इसके विस्थापन समीकरण लिखेंगे, विस्थापन y1 y2 हो गए, तो इनका विस्थापन समीकरण निकाला मैंने, y1 बराबर, क्योंकि हम जानते हैं ज्यावक्रीय तरंग जब चलेगी तो ज्यावक्रीय तरंग का जो समीकरण होता है वो क्या होता है, y बराबर a sin ऑफ ओमेगा टी, जो कि हम 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखें, तो इनके विस्थापन समीकरण, पहले तरंग का विस्थापन समीकरण आ गया y1 बराबर a1 sin ओमेगा टी, क्योंकि आयाम a1 था। दूसरी तरंग का a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि कुछ समय पश्चात चलेगी तो कला में अंतर आ जाएगा, तो प्लस 5, माना कि 5 कोण के बाद चलती है, तो क्या गया ओमेगा टी प्लस 5। तो देखो अध्यारोपण का सिद्धांत लगा दिया, y बराबर y1 प्लस y2, y1 की जगह रख दिया मैंने यहाँ पर, y की जगह y, बराबर की जगह बराबर, y1 की जगह रख दिया a1 sin ओमेगा टी, a1 sin ओमेगा टी, प्लस की जगह प्लस, y2 की जगह रख दिया हमने a2 sin ओमेगा टी, a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, ये y2 की जगह रख दिया। हम जानते हैं अब ऐसा कैसे वापस उतार दिया, a1 sin ओमेगा टी, प्लस की जगह प्लस, a2 की जगह a2, यहाँ आ गया sin ओमेगा टी प्लस 5।
तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दिया, जो कि हम जानते हैं साइन ए cos बी प्लस cos ए sin बी। तो साइन ओमेगा टी cos फाई प्लस cos ओमेगा टी sin फाई। अब ये पद ऐसा ये प्लस a2 से इसको गुणा करके लिख दिया। और हम देखते हैं, हम पहले दूसरे पद को ध्यान से देखते हैं, तो साइन ओमेगा टी इसमें भी है और साइन ओमेगा टी दूसरे पद में भी है। तो साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया, तो साइन ओमेगा टी कॉमन लेते हैं, पहले पद में तो a1 बचता है प्लस दूसरे पद में क्या बचता है a2 cos फाई प्लस, अब यहाँ ओमेगा टी वाला पद बाहर ले रखा है तो यहाँ भी ओमेगा टी वाला पद बाहर रहेगा। तो ओमेगा टी किस में है, cos में, तो cos ओमेगा टी को बाहर कर लिया और cos के अंदर डाल दिया a2 sin फाई। अब इन पदों को हम मान लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? देखो अब इसके आगे इन पदों को मानते हैं हम, इसको रफ कर देते हैं। इन पदों को मान लो कि माना कि इस वाले पद को भी मान लेते हैं, कोष्ठक वाले पदों को मान लेते हैं। देखो माना कि a1 प्लस a2 cos फाई, a1 प्लस a2 cos फाई बराबर, आयाम दोनों का कॉमन मान लेते हैं r, cos वाला पद है cos थीटा। a1 प्लस a2 क्योंकि आयाम आ रहा है इनमें, तो मैंने मान लिया कॉमन आयाम, रिजल्टेंट r मान लिया और फाई की जगह क्या मान लिया, थीटा। तो r cos थीटा मान लिया हमने इसको। ये समीकरण नंबर 2। इसके बाद दूसरा पद है a2 sin फाई, a2 sin फाई, a2 sin फाई, तो हमने वही आयाम को तो r ले लिया रिजल्टेंट और वही साइन आ रहा है तो साइन थीटा। ये समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 में हम समीकरण 2 और 3 से मान रख दें, तो देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो समीकरण 1 से क्या समीकरण प्राप्त हो जाएगी तुम्हें, तो देखो ये y इक्वल टू, यहां पर रख दिया अपन ने साइन ओमेगा टी यहां पर है और इसकी जगह रख दिया मैंने a1 प्लस a2 cos फाई की जगह क्या माना था, r cos थीटा। ये r cos थीटा प्लस की जगह प्लस cos ओमेगा टी और यहां पर लिख दिया मैंने a2 sin फाई की जगह r sin थीटा। तो यहां पर आ गया हमारे पास y बराबर r sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस r cos ओमेगा टी sin थीटा। तो इनमें से r कॉमन ले लेते हैं, r कॉमन लेते हैं, यहाँ बचता है sin ओमेगा टी cos थीटा cos ओमेगा टी। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये रखा अपन ने sin ओमेगा टी cos थीटा प्लस cos ओमेगा टी sin थीटा। तो वही फॉर्मूला बन गया sin a प्लस b का। तो y बराबर r sin ओमेगा टी प्लस थीटा। समीकरण नंबर 4। समीकरण 4 परिणामी जो तरंग है उसका विस्थापन समीकरण कहलाता है। तो समीकरण 4 से परिणामी तरंग का विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। तो लिख सकते हैं अपन समीकरण 4 की सहायता से परिणामी तरंग, समीकरण 4 की सहायता से परिणामी तरंग का विस्थापन, परिणामी तरंग का विस्थापन ज्ञात किया जा सकता है। तो जैसे वैल्यू इसके अंदर रखी तो ये आ गया हमारे पास। तो इससे हम परिणामी विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं समीकरण 4 की सहायता से। y रिजल्टेंट तरंग है ये। तो देखें ये वैल्यू रखने के बाद वही फॉर्मूला वापस बन गया था। तो ये
साइन ए cos b प्लस cos a sin b, तो फॉर्मूला लगाते हैं sin ओमेगा t प्लस थीटा। तो समीकरण 4 की सहायता से परिणामी तरंग का विस्थापन ज्ञात किया जाता है। हमें तो आयाम और तीव्रता से मतलब है, तो आयाम बात करें हम, परिणामी आयाम ज्ञात करना। तो अब क्या निकाल रहे हैं अपन, परिणामी आयाम ज्ञात करना। तो परिणामी आयाम ज्ञात करना, तो देखो एडी लगा लेते हैं हम, परिणामी आयाम ज्ञात करना। हमें निकालना है परिणामी आयाम। तो परिणामी आयाम ज्ञात करना, परिणामी आयाम कैसे ज्ञात करेंगे? तो हम क्या करते हैं, परिणामी आयाम ये r है, रिजल्टेंट, तो r का मान निकालना है, तो समीकरण 2 और 3 का वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो इधर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा, 1। तो देखो समीकरण 2 एवं समीकरण 3, समीकरण 2 एवं समीकरण 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 2 और समीकरण 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, पेपर में जो भी टॉपिक पूछा जाएगा वहां तक सोल्व कर देना है। तो समीकरण 2 एवं समीकरण 3 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो देखो समीकरण 2 का RHS, देखो RHS का वर्ग करो, क्या जाएगा, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस भाई RHS के वर्ग में RHS का वर्ग ही जोड़ेंगे, दूसरे का वर्ग r स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा बराबर, पहले पद का LHS लो, a1 प्लस a2 cos फाई का होल स्क्वायर, फिर प्लस, क्योंकि पहले पद का वर्ग दूसरे समीकरण के RHS का वर्ग, फिर प्लस तीसरे समीकरण के RHS का वर्ग, फिर बराबर पहले समीकरण के LHS का वर्ग प्लस दूसरी समीकरण जो है समीकरण नंबर 3 उसके LHS का वर्ग, साइन a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। तो देखें इधर से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, r स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, यहां बचता है अपने पास cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इस कोष्ठक को खोलते हैं हम, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो, तो a मतलब पहला पद, तो a1 का स्क्वायर प्लस 2ab ले लो पहले चाहो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 2ab, पहला पद a1, दूसरा पद a2 cos फाई, फिर प्लस b का होल स्क्वायर, b मतलब a2 का स्क्वायर और cos स्क्वायर फाई, ये खुल गया पहला पद, a स्क्वायर मतलब a1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2a1 a2 cos फाई, प्लस दूसरा पद a2 cos फाई का स्क्वायर, तो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, प्लस दूसरा पद जो यहां लिखा हुआ है स्क्वायर लगा हुआ है, तो आ गया a2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर का फाई। लास्ट वाले दोनों पदों में से क्या कॉमन आ रहा है, a2 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो देखो r स्क्वायर और यहां पर मेरे पास है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर, इधर हमारे पास है a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर, दोबारा लिख लेते हैं हम, ये आ गया हमारे पास r स्क्वायर कोष्टक में cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर आगे हम चले, बराबर की जगह बराबर, फिर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2
2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर, लास्ट वाले दोनों पदों में से कॉमन आ गया इस वाले पद और इस वाले पद में से, तो ये यहां बचा कोष्टक में cos स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस को स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, इसका मान क्या हो जाएगा 1 और इसका मान भी क्या हो जाएगा 1। तो यहां लिख सकते हैं साइड में, चूंकि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दिस इज इक्वल टू 1, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो इन दोनों की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास r स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 बराबर a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस a2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1, ये तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास r बराबर अंडर रूट, r बराबर आ गया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, ये a2 को पहले लिख लिया, a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये आ गया हमारे पास परिणामी आयाम का मान r, परिणामी मान। समीकरण नंबर 4 थी, इक्वेशन नंबर 5, समीकरण 5, ये इक्वेशन नंबर 5 नंबर का डेरिवेशन हो गया। और हमें पता है कि जब हम परिणामी आयाम हमने निकाल लिया तो परिणामी तीव्रता भी हमें निकालनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं जब समकोणीय विनाशी व्यतिकरण को यहां सिद्ध करेंगे तो हमें परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता को देखना होगा। तो ये परिणामी आयाम आ गया, तो समय अगर परिणामी आयाम पूछता है तो समीकरण नंबर 5 तक सोल्व कर देंगे। विस्थापन समीकरण पूछता है, विस्थापन परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण 4 पे खत्म हो जाएगा। तीव्रता निकालनी है तो परिणामी तीव्रता ज्ञात करना, अब आगे हेडिंग लगाएंगे तो परिणामी आयाम ज्ञात कर लिया हमने, अब निकालेंगे परिणामी तीव्रता। तो देखो ये समीकरण नंबर 5 हमारे पास आगे, सुविधा लिख देते हम, r बराबर अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। ये इक्वेशन हम निकाल चुके हैं, उधर लिख चुके हैं, आपको दोबारा नहीं लिखना है, ये निकाल लिए। ये इक्वेशन नंबर 5 ये हम निकाल चुके हैं। अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। इसको रफ करने की वजह से मैंने इसको इधर लिख लिया है। अब देखो परिणामी तीव्रता ज्ञात करना, परिणामी तीव्रता ज्ञात करना। तीव्रता ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला जानते हैं परिणामी तीव्रता के लिए, क्या होता है तीव्रता का, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, तो परिणामी तीव्रता परिणामी आयाम के वर्ग के समानुपाती होगी। तो लिखेंगे हम चूंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, क्या हो गया, क्योंकि तीव्रता आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, अर्थात I इज प्रोपोर्शनल a स्क्वायर, तो यहां जाएगा r, तो यह आ गया I समानुपाती कैपिटल R स्क्वायर, क्योंकि परिणामी आयाम की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ कैपिटल R स्क्वायर। तो देखो जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा यहाँ पर k R स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटते यहाँ नियतांक आता है k। अब r की जगह यहाँ से मान रख देंगे हम, तो I बराबर k और R स्क्वायर की जगह रख दिया हमने ये, तो R स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ हमारे पास क्वेश्चन में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, क्या जाएगा I बराबर k
a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5, क्योंकि अंडर रूट मैंने हटा दिया क्योंकि यहाँ स्क्वायर कर दिया है तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा। अब इसको हमने गुणा किया, i बराबर k a1 स्क्वायर प्लस k a2 स्क्वायर, प्रत्येक पद से गुणा होगा ये, प्लस 2k a1 a2 cos 5, ये हमने इसको लिख दिया। अब देखो यहाँ वैल्यू पुट करनी, हम जानते हैं के ए स्क्वायर आयाम या के ए वन स्क्वायर, तो देखो चूंकि तीव्रता, पहली तीव्रता निकालते हैं, चूंकि तीव्रता I1 इज प्रोपोर्शनल A1 स्क्वायर, तो I1 बराबर के A1 स्क्वायर, तो ये के A1 स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 रख सकता हूँ, क्योंकि परिणामी थी यहाँ पर, I तो परिणामी था इसलिए मैंने परिणामी आयाम रख दिया। I1 परिणामी नहीं है, पहले की तीव्रता है तो यहाँ पहले का आयाम, पहली तरंग का आयाम, पहली तरंग की तीव्रता, तो ये आ गई। इसका अगर वर्गमूल लें हम तो क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट I1 बराबर अंडर रूट के A1, ये आएगा अंडर रूट के A1, तथा इधर दोनों दूसरा भी मान रख देते हैं, तथा दूसरी तरंग है तो क्या जाएगा, I2 समानुपाती A2 स्क्वायर, इसकी तरह इसको लोग पहली तरंग का था, अभी दूसरी तरंग के लिए यहाँ जाएगा I2 बराबर के A2 स्क्वायर, तो यहाँ पर वही अंडर रूट I2 बराबर अंडर रूट के A2, तो एक तो ये मान या ये वाला, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आई है जिनको हम इसके अंदर पुट करेंगे। तो देखें इस इक्वेशन को आगे बढ़ा देते हैं हम, तो देखो I बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस इस के को अंडर रूट के मल्टीप्लाई अंडर रूट के मल्टीप्लाई अंडर रूट के बराबर क्या होगा के, तो क्या A1 A2 आ रहा है तो इसको अंडर रूट के लिख सकता हूं मैं, तो यहाँ लिख सकते हैं हम 2 अंडर रूट के A1 A2 cos 5, इस इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, अंडर रूट के को अंडर रूट के से गुणा करेंगे तो हमें वापस के प्राप्त हो जाएगा। इस के को मैंने दो भागों में लिखा है, अंडर रूट के मल्टीप्लाई अंडर रूट के, तो जैसे गुणा करोगे अंडर रूट गायब हो जाएगा, इसको दो टुकड़ों में तोड़ लो वापिस, I बराबर के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस 2 ये से रहेगा अंडर रूट के A1 मल्टीप्लाई अंडर रूट के A2 और cos 5, सब मान तुम्हारे पास है, के A1 स्क्वायर की जगह I1 रख सकते हो, के A2 स्क्वायर की जगह I2 रख सकते हो, अंडर रूट के A1 की जगह अंडर रूट I1 रख सकते हो, अंडर रूट के A2 की जगह अंडर रूट I2 रख सकते हो। ये जो वैल्यू मैंने साइड में निकाल के दी इसी वजह से निकाली है, तो देखो यहाँ रखा मैंने, तो I बराबर क्या जाएगा, यहाँ पर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 cos 5, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। तो इससे हम परिणामी तीव्रता का मान निकाल सकते हैं, समीकरण नंबर 6। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ, समीकरण 5 की सहायता से तो परिणामी आयाम तथा समीकरण 6 की सहायता से परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। समीकरण 5 की सहायता से परिणामी आयाम तथा समीकरण 6 की सहायता से परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो देखो इसको हम लिख देते हैं, आगे नीचे लिख देते हैं, समीकरण 5 की सहायता से, पहले तो यहाँ लिख दो, पहले समीकरण परिणामी तीव्रता निकाल दो, फिर लिख दो नीचे समीकरण 6, समीकरण 6 की सहायता से, समीकरण 6 की सहायता से परिणामी तीव्रता, परिणामी
परिणामी तरंग की तीव्रता, या डायरेक्टली को परिणामी तीव्रता। समीकरण 6 की सहायता से परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात किया जा सकता है। मतलब परिणामी तीव्रता की वैल्यू इक्वेशन नंबर 6 से फाइंड आउट कर सकते हैं। और वैसे ही समीकरण 5 के लिए भी लिख लो यार, तथा, क्योंकि समीकरण 5 में नहीं लिखा था हमने वहां पर, तथा समीकरण 5 की सहायता से, समीकरण 5 की सहायता से परिणामी आयाम, परिणामी आयाम का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो ये हमने परिणामी आयाम और परिणामी तीव्रता निकाल ली। अब हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे समपोषी और विनाशी व्यतिकरण के रूप में, जो कि इसकी दो कंडीशन है, वो भी बड़ी है थोड़ी, तो उनको अब हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज की क्लास हम यहीं ड्रॉप करेंगे। थैंक्स।